डीडी न्यूज के इस हमारे खास कॉन्क्लेव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डबल इंजन की सरकार, इस वक्त जो चुनाव में सबसे बड़ी बात बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, और सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि जहां पर भी हाल के दिनों में चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी ने जनता के बीच जाकर यह बात कही है कि डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे हैं और वही फायदे उनके पास तक पहुंचेंगे। यही वादा और दावा इस बार गुजरात में भी किया जा रहा है। तो डबल इंजन की सरकार, सपने कितने हुए साकार, जनता तक कैसे पहुंचेगी बात, यही करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास मेहमान, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान जी हमारे साथ है। बेहद ही खास मेहमान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवू सिंह जी। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये स्लोगन है, और ये स्लोगन नहीं है बल्कि ये वो बात है जिसको हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दिया चुनाव में, हिमाचल में भी ये स्लोगन दिया गया, उत्तराखंड में भी दिया गया था, गोवा में भी दिया गया था, और अब गुजरात में तो 27 साल का अनुभव कितना साकार होता हुआ दिख रहा है नारा। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और जो बदलाव की गति है वो समन्वय पे बहुत आधारित होती है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में अच्छा समन्वय बना रहता है तो जो गति हुए उसको द्रुत गति से बदलाव किसी भी स्टेट में आसानी से आ सकता है। दूसरा होता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आवश्यक होती है। गुजरात में करीब 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी भी है, और पिछले 8 साल से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से, जो गुजरात इनका गृह राज्य भी है, और करीब 13 साल तक उन्होंने गुजरात में चीफ मिनिस्टर का दायित्व निभाया। तो गुजरात को अच्छे से जानना, गुजरात की समस्याओं को समझना, और जब चीफ मिनिस्टर थे और जब भारत सरकार में कांग्रेस का शासन रहा, तब गुजरात के हित को लेकर, गुजरात की समस्याओं के लेकर बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने बहुत अच्छी तरह गुजरात की बातें वहाँ करने की कोशिश की होगी, वहाँ एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की होगी, और आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं। और 8 साल से गुजरात की जनता इस बदलाव को अच्छी तरह महसूस करती है। मैं आपको छोटी छोटी बातों से प्रारंभ करूंगा। हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, उसमें जब मैं विधायक था इसलिए मुझे बराबर याद है कि ओएनजीसी के साथ हमारा, जैसे कोई भी स्टेट हो जहाँ वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, मिनरल्स होता है, उनमें रॉयल्टी उस स्टेट को कुछ जाती है। गुजरात की ऑयल और नेचुरल गैस की जो रॉयल्टी थी करीब कई साल तक, यहाँ तक कि मैं भी विधायक की हैसियत से मैंने वहाँ प्रश्न भी किया था कि हमारी रॉयल्टी जो आज है, जो हमारे साथी जब कांग्रेस के सामने बैठे थे उनको बोले थे कि आप गुजरात के हित की बात कर रहे हैं, तो मैं नर्मदा की बात तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी करीब 400 करोड़ से अधिक रकम जो भारत सरकार को उस समय गुजरात के लिए हित में उसका अधिकार था, वो देना था, वो नहीं देते थे। मोदी जी आने के बाद, जबकि वो चीफ मिनिस्टर थे, वैसे ही हम एक कानून लाए थे गुजकोप, उस समय महाराष्ट्र का जो मकोका था, बिल्कुल वैसे ही उसका फुल स्टॉप कोमा के साथ वैसा ही कानून हम गुजरात में चाहते थे। क्योंकि गुजरात सरहदी राज्य था, इसलिए महाराष्ट्र से ज़्यादा गुजरात में अति आवश्यक था वो कानून, लेकिन उन्होंने नहीं दिया उस कानून की मंजूरी। वैसे ही रेल की बात करें, रेलवे में एक होता था जो कॉस्ट शेयरिंग से स्ट्रक्चर बनता था। जैसे कोई रेल पटरी जा रही है, उस पर या तो आरओबी बनना हो या आरयूबी बनना हो। ज़्यादातर ये होता था कि भारत सरकार और गुजरात सरकार उसमें कॉस्ट शेयरिंग करता थे 50%।
लेकिन मुझे ये इसलिए याद है कि मेरे ही टाउन में एक आरओबी बनना था और तत्कालीन हमारी मंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री रही आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी उस विभाग की मंत्री थी, उन्होंने 100% वो अमाउंट सैंक्शन कर दी कि हमें भारत सरकार का पैसा नहीं चाहिए, हम 100% देंगे। भारत सरकार को केवल परमिशन लेना था, लेकिन वो परमिशन नहीं देते थे। और जैसे ही मैं सांसद बना 2014 में, उसके 15 दिन में मैंने ये परमिशन लाके आरओबी कंप्लीट करने का काम शुरू किया और आज कई सालों से वो आरओबी जनता के यूज़ कर रही है। तो ये छोटी छोटी बात है, मैं इसलिए थोड़ा विस्तृत किया कि जब डबल इंजन की सरकार होती है उसके साथ साथ दोनों आइडियल एक समान सरकार होने के कारण कितना फायदा वो हर क्षेत्र में होता है। तो आपको लगता है जैसे महाराष्ट्र खास करके हाँ। बीच में दिखाई दिया कि बुलेट ट्रेन का मुद्दा हो या तमाम ऐसी परियोजना हो, उनको लेकर के सवाल खड़े होते थे, जबकि सटा हुआ ही राज्य है गुजरात, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जो राजनीति है वो चेंज हो जाती थी। इसका अंतर दिखाई देता है, इसी का जिक्र आप कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल, बिल्कुल, मैं पहले आपने जो महाराष्ट्र की बात की, हाल ही में जो कंपनी है जापान की जिसके सहयोग से हम ये हाई स्पीड ट्रेन गुजरात में और महाराष्ट्र में बना रहे हैं, मतलब अहमदाबाद से मुंबई में, उन्होंने विज़िट किया। और शुरू में जो उनका एक कल्पना थी, प्रारंभ में उनको ऐसा लगा कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमने काम शुरू किया और हाल ही में उनका विज़िट हुआ, क्योंकि मैं इसलिए आधारित मतलब ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि उसी विभाग के मंत्री मेरे सीनियर मंत्री है, मेरे कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी। तो हम दोनों साथ में बैठे थे, तो उन्होंने ये अनुभव मेरे साथ शेयर किया कि जापान की कंपनी के कुछ लोग गुजरात का ये काम देखकर ये बताया कि ये काम अगर हम जापान में करने चाहते हैं तो इतनी स्पीड में नहीं कर पाते, उतनी स्पीड से गुजरात ने हाई स्पीड का काम करके दिखाया। और वही काम आपने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में जो अनस्टेप मतलब थोड़ी सरकार की स्थिरता नहीं रही और एक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी एक विवाद चल रहा है डेवलपमेंट लेके। शुरू से जब से गुजरात की रचना हुई तब से ये तो मेरे सामने कई सीनियर बैठे हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति रही। तो गुजरात और महाराष्ट्र में आज भी जो चिप्स का प्रोजेक्ट आया है या फिर और भी जो प्रोजेक्ट आए हैं उनको लेकर वहाँ की भावना हमें उनके रिएक्शन भी देख रहे हैं। ओके। तो ये इन टोटो में ये बता रहा हूँ कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की स्पीड और बढ़ जाती है। तो डबल इंजन का कुछ फायदा महंगाई पर भी होता है क्या देवू सिंह? बिल्कुल होता है। कहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है, महंगाई से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व इस महंगाई की चुंगाल में है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन जो परसेंटेज है और जिस तरीके से हमने महंगाई को मैनेज किया है, महंगाई आप जानते हैं कि पूरे विश्व को एक ऐसा पेंडेमिक आया है जो कोई उससे अनछुआ नहीं रहा, कोरोना क्राइसिस का। दूसरा जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया का, और जो ऑयल और गैस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है आज भी कई कंट्रीज़ में, हमारी कंट्रीज़ में भी कुछ इंपोर्ट हम करते हैं और जिसका कास्केडिंग इफेक्ट जनता तक पहुंचता है। अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो नेचुरली वो नीचे एंड तक तो जाएगा ही उसका असर। तो ये महंगाई का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन महंगाई ने हमने जिस तरह मैनेज किया, अमेरिका में 10% है, यूरोप कंट्रीज़ में इससे भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ करीब करीब 4.5 या 5% तक हमने मैनेज किया है। लेकिन देवू सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इस महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुद्दे हैं बिल्कुल जो हर चुनाव में सबसे ज्यादा आपके खिलाफ उपयोग किए जा रहे हैं? हर चुनाव में किए जा रहे हैं, फिर भी हमें वोट देते हैं, एक चीज़। दूसरी बात कि जब महंगाई की बात कर रहे हैं और बेरोजगार की बात कर रहे हैं, तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि हर देश में, हर राज्य में ये होगा, जो भी सरकार रही, क्योंकि आम जनता में इसकी सीधी असर आती है। और इतना प्रचंड महामारी के बाद गरीब पर उस महामारी का असर न हो, इसके कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अन्न योजना चलाई। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज करीब करीब 2 साल हो रहा है, 2 साल से भी ज़्यादा हो रहा है, मुफ्त अनाज देना। क्योंकि पहले ऐसे बता रहे हैं कि महामारी हर 100 साल में आती थी, 100 साल पहले भी महामारी आई थी, लेकिन उस समय जो उस
परसेंटेज मतलब उस जनसंख्या के हिसाब से जो महामारी के कारण मृत्यु हुआ उससे ज़्यादा मृत्यु आंक भूखमरा के कारण हुए थे। तो लोग भूख से मरे थे, महामारी के कारण 100 साल पहले नहीं मरे थे। लेकिन इस देश में भूखमरा के कारण गरीब ना मरना चाहिए, उसकी योजना का पहले से ही योजना बना के आज तक उस गरीब का रक्षा करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो अपना शपथ पत्र संकल्प पत्र है उसमें एक मुद्दा रखा है और वो ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ और खासकर जो भ्रष्टाचार है इस सरकार में पिछले 27 साल से जो भ्रष्टाचार हुए उसके लिए वो कमेटी बनाएगी और सभी को जेल में डालेगी। ये भ्रष्टाचार के कौन से ये मामले हैं? देखिए, राजनीति में आरोप आक्षेप सहज होता है, लेकिन एक चीज़ होती है आलोचना। अगर आप आलोचना करना चाहोगे तो उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। आरोप कोई भी कैसा भी कर सकते हैं। देखिए 8 साल में ना तो भारत सरकार पे कोई आरोप मतलब वो स्कैम आरोप तो चाहे कोई भी लगाए। 27 साल से हमारी सरकार है। पहले जो बेरोजगार और जो नौकरी की बात कर रहे हैं उस समय क्या था, तो आज टेक्नोलॉजी की मदद से करीब 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में हमने एक सहायक पोस्ट बना के शिक्षा सहायक की भर्ती की है। हमने हर क्षेत्र में, केवल शिक्षा में नहीं, जहाँ भी भर्ती होता है हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने जो पद्धति, हमने जो एक प्रोसेस लाए हैं, कंप्यूटराइज किया है, उसमें ये सारी भ्रष्टाचार की बातें खत्म हो गई हैं। उसमें पहले जो क्या था, नेता के पास जाना पड़ता था, नेता का भी पास जाने से पहले उसके कई सगा संबंधी रिलेशन को ढूंढना पड़ता था, नेता एडवांस पैसा लेता था, चाहे नौकरी मिले ना मिले। ये सारी चीज़ें से गुजरात बाहर आ गया है और आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो भर्ती का काम किया है और जिस तरीके से गुजरात में जो शांति का वातावरण है, एक सलामती का एक एटमॉस्फेयर हुआ है, इसके कारण आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा देश में कहीं भी आता है तो गुजरात में आता है। हमने अभी हाल ही महामारी में देखा कि हमारे यहाँ से माइग्रेट लेबर कितने गए, कितनी ट्रेनें चलानी पड़ी, कोई भी माइग्रेट लेबर गुजरात में नहीं आया। तो हम और राज्यों को भी यहाँ रोजगार देते हैं और उद्योग यहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बना है, फार्मेसी का हब बना है। वाइब्रेंट गुजरात के कारण हर साल हमने जैसे जैसे वाइब्रेंट किया, एक तरीके से गुजरात में एक पहले के ज़माना में कंसेप्ट बना था। मैं कभी कभी डिबेट में सुनता हूँ जीआईडीसी नहीं बना, जीआईडीसी नहीं बना। उनके लिए एक मेरा यही कहना है कि जीआईडीसी का मतलब क्या है, एक ऐसा एक इंडस्ट्रियल एक क्षेत्र रहा जहाँ सरकार की नीति वहाँ हर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की हो, बिजली देने की हो, पानी देने, जो उद्योग के लिए आवश्यक है, उनके लिए ऐसी नीति बनाने की। आज गुजरात में जिस तरीके से हमने औद्योगिक नीति में परिवर्तन लाए, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक क्षेत्र में नहीं, आप ये जो नेशनल हाईवे जा रहे हैं, जो 6 लेन रोड जा रहे हैं, उनकी दोनों साइड में जो इंडस्ट्रीज़ है और वो इंडस्ट्रीज़ किसी एक क्षेत्र में नहीं है और उद्योग नीति के कारण हमारे पास जो नए कानून के साथ उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको यहाँ तक कि ऋण देने की जो व्यवस्था की है, छोटे छोटे स्टार्टअप जो है, आज तो भारत की बात करें तो 1 लाख से स्टार्टअप विश्व में दूसरे नंबर पर स्टार्टअप है। इंक्यूबेटर की बात करें तो भारत सबसे आगे है। तो है ऐसा माहौल गुजरात में, एक तरीके से गुजरात। आपने, क्योंकि मैं इसलिए बीच में रोक रही हूँ आपको, आपने अभी सहायक शिक्षक एक शब्द का इस्तेमाल किया। आपके आने से पहले यहाँ पर 2 मेहमान थे। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल खड़ा हुआ कि प्रवासी भारतीय तो सुना था, प्रवासी शिक्षक भी आपने दिखा दिए, प्रवासी शिक्षक क्या है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने जाकर के एक पूरा का पूरा वीडियो बना दिया उस स्कूल का, जहां पर उन्होंने दिखाया कि बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं, ना तो कोई बिल्डिंग है ना डेस्क है, ज़मीन में बैठकर पढ़ाई हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो गुजरात मॉडल है और वो दिल्ली का मॉडल लाएंगे शिक्षा व्यवस्था का। अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के हर चुनाव में कहीं ना कहीं, जैसे कालका जी है, ये सब आप तो जानती होगी, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं, मतलब गुजरात में और दिल्ली का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। गुजरात और दिल्ली का इतना पिछड़ापन है, मैंने देखा है खुद। मैं वो उनके छोटे छोटे गांव में गया हूँ, जो लुटियन जोन से वो अलग है। बाकी दिल्ली का स्थिति क्या है वो मैंने मेरी
आंखों से देखा है। रही बात दिल्ली और गुजरात की बात नहीं करके आपने जो बोला कि गुजरात में शिक्षक की जो व्यवस्था, देखो किसी एक स्कूल का ऐसा एक व्यवस्था और पूरे गुजरात में आज हमने जो शिक्षा का मॉडल तैयार किया है, यही गुजरात के बच्चे ग्रेजुएशन होने के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल में गुजरात बाहर जाते थे, वहाँ उनके साथ रैगिंग होता था, फीस भी कहीं गुना ली जाती थी, यहाँ तक कि जो एक्सप्लोरेशन, मतलब ये जो बच्चे ये एज में इतने, एक तरीके से आज गुजरात में इंजीनियरिंग सीट्स, मेडिकल सीट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ तक कि टीचर्स कॉलेज, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो गुजरात ने कई ऐसे क्षेत्र भी बनाए हैं जहाँ देश में पहली बार ऐसी यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। तो शिक्षा में बहुत काम हुआ है। केवल किसी एक स्कूल का ऐसा वीडियो, हाँ वो नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन किसी एक स्कूल का वीडियो लेकर आप उसको पूरे गुजरात के साथ कंपेयर करोगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं मीडिया में प्लेस मिल जाएगा। लेकिन गुजरात की जनता ये जानती है, क्योंकि गुजरात की जनता 27 साल से भरोसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पे। तो उनको तो पता है कि हमारे बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं, चाहे ठीक है माइलेज मिल जाता है टेम्पररी। बच्चों की क्योंकि आप बात करें और युवा यहाँ पर जो इतने सारे हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, शराब और ड्रग्स का एक मुद्दा है जो इस बार गुजरात के चुनाव में सब जगह दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या सत्ता में आएंगे तो हम इस चीज़ को, क्योंकि युवाओं में जो घर घर जाकर के इस तरह से चीज़ें हो रही हैं ड्रग्स को लेकर, शराब को लेकर, तो ड्राई स्टेट के नाम पर, कहने को तो ड्राई स्टेट है गुजरात, लेकिन अगर शराब पकड़ी जा रही है, अगर ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, तो ये किसका फेलियर है? देखिए ये बात आपकी सही है कि गुजरात में आज भी शराब पकड़ा जाता है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या शराब पकड़ना, ड्रग्स पकड़ना गलत है? कांग्रेस इस चीज़ का अगर विरोध करती है कि गुजरात में इतने ड्रग्स पकड़ा गए तो क्या नहीं पकड़ना चाहिए? हमने ड्रग्स पकड़ने के लिए केवल एक एजेंसी नहीं लगी है, भारत भर की जो विविध एजेंसी है जो ये एंटी ड्रग्स के लिए जो काम कर रही है, उनका एक समन्वय करके एक ऐसी टीम बनाई है, ऐसी एक नई फौज बनाई है, ऐसी नई व्यवस्था बनाई है जो सरहदी स्टेट होते हैं, जैसे पंजाब है सरहद के स्टेट है, वैसे ही गुजरात सरहदी स्टेट है। तो जो ड्रग्स का आना होता है उस ड्रग को वहीं रोकना, यहाँ तक कि रोकने की बात नहीं, वो ड्रग्स अगर कोई अंदर आ गया इसके बाद एंड तक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारी चैनल को कैसे रोका जाए, उसके लिए अगर गुजरात ने काम किया है वैसा किसी राज्य ने नहीं किया है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो आपको नहीं और लगता जो कोई फेलियर आंकड़े है? आपको अभी मिले हैं ड्रग्स के पॉइंट, वही बता रहा है कि गुजरात की सरकार कितनी सतर्क है। तो फेलियर कुछ नहीं है, आपको लगता है कि फेलियर ये कैसे सारे माना इस पर जाता है? काम किया जा अगर रहा है? आप किसी को रोकते हैं ड्रग्स पकड़ आने से तो फेलियर कैसे माना जाएगा? फेलियर कैसे माना जाएगा? जितना ड्रग्स यहाँ आता है उतना ड्रग्स पकड़ते हैं तो फेलियर कैसे माना जाएगा? तो मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है जो जबरदस्ती उठाया जा रहा है? जबरदस्ती नहीं, आज भी कहीं होता है तो गुजरात सरकार उसकी चिंता करके सतर्कता से ऐसे ड्रग्स के जो भी कानून, मतलब जो गुने होते हैं उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो देवू सिंह जी, क्योंकि आप इतने अहम विषय बता रहे हैं जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, गुजरात के मुख्य मुद्दे हैं, इन सब के बीच में फिर बीच बीच में ये गुजराती अस्मिता का जो कार्ड है वो अब सामने आ रहा है, उसकी क्या वजह है? वो उसकी जरूरत है कुछ अभी ये बताना? देखिए प्रत्येक राज्य को अपनी एक अस्मिता होती है, एक अपनापन होता है, और उसके साथ उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, और ये परंपरा, संस्कृति, अपनापन, यही उनको एक अस्मिता खड़ी करता है। और ये अस्मिता मेरी है, ये मेरा गुजरात है, उसमें कहने में क्या फर्क, क्यों शर्माना चाहिए? आज गुजरात जो बनाया है तो वो मेरा गुजरात है, मेरी गुजरात की परंपरा है, मेरी गुजरात की संस्कृति है, और ये संस्कृति परंपरा का मुझे गौरव है। ये कहने में किसी को नहीं झिझकना चाहिए, चाहे गुजरात के सिवा किसी और राज्य का हो, और राज्य का भी अपनी एक अस्मिता होती है और उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए, हमें भी उन राज्यों का सम्मान करना चाहिए। तो अब तो बीजेपी ने जो अपने सॉन्ग्स भी जारी किए हैं कैंपेन के लिए, और तमाम जो नारे हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द, इसी नारे के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं कि ये गुजरात मैंने बनाया है। बिल्कुल, जो बात सामने आई थी उसको लोगों ने इस तरह से लिया, खासकर आपके विपक्षियों ने, कि ये बात प्रधानमंत्री ने अपने लिए कही। थोड़ा सा वो क्लैरिटी चाहते हैं,
क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं कि ये तो पीएम ने अपने लिए कहा कि उन्होंने ये गुजरात बनाया है, जबकि आपका कहना है कि हर गुजराती के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, इस देश में भारत सरकार की कई योजनाएं चलती हैं सोशल सेक्टर के लिए, करीब करीब 150 से ज़्यादा किसी एक परिवार के नाम पर है। उसे क्या बोलोगे आप? अब तो आपने सब बंद करवा दी। नहीं, बंद करवा दी नहीं। हमने कई नई योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री व्हाटएवर कई, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का नाम नहीं है। ये अंतर है, मैंने बनाया उसमें और हमने बनाया उसमें। ये जो प्रधानमंत्री, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि हमने बनाया है और प्रधानमंत्री यही बोल रहे हैं कि मैंने बनाया, मतलब गुजरात, प्रत्येक गुजराती बोल रहा है कि इस गुजरात को मैंने बनाया। क्यों नहीं वो गौरव करें? 27 साल से गुजरात के साथ पूरी दृढ़ता के साथ रहे, न केवल असेंबली में, लोकसभा में, स्थानिक स्वराज की चुनाव इलेक्शन में, हर चुनाव में गुजरात के साथ दृढ़ता से जो गुजरात की जनता खड़ी है और जो डेवलपमेंट देखे, तो उसमें गुजरात की जनता गौरव क्यों ना महसूस करे? वो तो बोलेगी कि गुजरात हमने बनाया है। गुजराती अस्मिता के साथ ही सरदार पटेल भी जुड़े हुए हैं और वो भी मुद्दा है इस बार चुनाव में। कांग्रेस कह रही है कि ये जो स्टेडियम का नाम बदला, उसको वो भी बदल के रख देंगे, क्योंकि वो तो सरदार पटेल की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को तो सरदार साहब का नाम लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं। जिस तरीके से स्वतंत्रता के बाद नेहरू गांधी परिवार ने आदरणीय सरदार साहब का अपमान किया और यहाँ तक कि उनके अंत्येष्टि तक ये अपमानित किया कि उनके साथ उनका जो देश में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उससे बाकी लोग जुड़े नहीं। तेल चित्र रखना था वहाँ लोकसभा में, जो आप तो दिल्ली में है तो आप जानती होगी। तो तेल चित्र रखने के लिए सरकार जब भाजपा की आई तब वो तेल चित्र रखा, सरदार साहब का कहीं नाम भी नहीं रखा थे। सरदार साहब के लिए तो मैं ये पूरा टॉपिक आपका चला जाएगा कि सरदार साहब का कितना अपमान उन्होंने किया है। नहीं, क्या वजह थी, क्यों कांग्रेस अपमान करती थी? ये तो कांग्रेस को पूछना चाहिए कि देश के इतने बड़े राष्ट्र के नेता, ये किसी प्रांत के नेता नहीं थे, किसी समाज के नेता नहीं थे, भारत के राष्ट्र के नेता थे। आज भी समाज में, मैं तो ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर हो, वो किसी वर्ग के नेता नहीं है, समाज के नहीं है, पूरे राष्ट्र के नेता है, जिन्होंने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। वैसे ही सरदार साहब का इतना बड़ा योगदान है और ना उनका कभी भारत रत्न कब दिया गया। कई प्रधानमंत्री तो जिंदे अपने आप जब जीवित थे तभी प्रधान अवार्ड ले लिया और सरदार साहब को मरणोपरांत भी नहीं दिया। इसका इतनी घृणा क्यों है? सरदार साहब को आप इतना नफरत क्यों करते हैं? ये कांग्रेस को पूछना चाहिए। 182 मीटर की विश्व प्रसिद्ध टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाया, आज तक कोई कांग्रेसी नहीं गया वहाँ नमन करने के लिए। क्यों नहीं गए? आप सरदार साहब की बात कर रहे हैं। रही बात आपकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो ये संकुल बनाया है, कोई स्टेडियम नहीं है, एक स्पोर्ट्स संकुल ऐसा बनाया है कि जो आने वाले समय में वहाँ ओलंपिक तक खेला जाए, वैसा आधुनिक अद्यतन संकुल बनाया है। उस संकुल में एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम दिया है। इसमें गौरव तो सरदार साहब का बड़ा है कि सरदार साहब के नाम का ये कॉम्प्लेक्स है, उनमें ये छोटा सा या जो भी है वो एक स्टेडियम बना है। ऐसे कई स्टेडियम बनेंगे आने वाले समय में। तो कांग्रेस कहती है कि आप सरदार पटेल को तो याद करते हैं, लेकिन आप नेहरू को भूल जाते हैं, आप राजीव गांधी को भूल जाते हैं। उन्होंने जो नीतियां बनाई वही आप आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादातर तो उन्हीं नीतियों को आप अपने नाम पर ले लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको आप भूल जाते हैं, ऐसा कांग्रेस कहती है। देखो, इस देश को बनाने में हर नेता का योगदान रहा है, हर पार्टी का रहा है। हम ये नहीं मानते कि किसी एक पार्टी ने, एक नेता ने ही इस देश को बना दिया। अब 75 के साल के बाद हम आए, वो भी आप जानते हैं कि जब अमृतकाल हो रहा है और जब अमृतकाल के समय में 8 साल से हम शासन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब शताब्दी इस देश की जनता मनाएगी तब उसकी मजबूत नींव डालने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। वैसा ही इस देश में जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कुछ काम उन्होंने किया होगा।
उसका हम इनकार नहीं करते हैं, पब्लिकली प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते हैं कि इस देश को बनाने में किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का सहयोग मिला है, सबका सहयोग मिला था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरदार साहब के प्रति जो बर्ताव किया, सरदार साहब का जो योगदान था उसको भुलाने की कोशिश की, एक तरीके से इतिहास में उनका नाम ना आए, ये बहुत निम्न कक्षा की राजनीति हुई। हम ये नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जिस विज़न के साथ करना चाहिए। देखिए अब कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी क्या बोले, हमारे गुजरात के अभी के अध्यक्ष भी क्या बोले, इस देश के संसाधनों पे किसी एक वर्ग का अधिकार है। तो इतना एपीचमेंट करने की क्या आवश्यकता है? हम ये बोल रहे हैं इस देश के संसाधनों पे गरीब का अधिकार है, दलित का अधिकार है, पिछड़ा का अधिकार है, क्यों ना हो, उन पर अधिकार होना चाहिए। तब जाके पूरा सर्वव्यापी सर्वसमावेशी अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो किसी एक क्षेत्र को अगर डेवलप करेंगे। तो आपको लगता है इस चुनाव में भी अपीजमेंट वाला जो नारा है कुछ दलों की तरफ से वो हो रहा है क्या? देखिए एपीचमेंट वाला कोई नारा नहीं होता है, गुजरात की जनता तो ये हर चीज़ समझती है। हाँ। उनमें ये सफ़र किया है एपीचमेंट की राजनीति को, गुजरात ने बहुत अच्छी तरह गुजरात की जनता जानती है, इसीलिए तो हमें सपोर्ट कर रही है इतने सालों के बाद। उनको मालूम है कि इम्पीचमेंट की राजनीति के कारण गुजरात को नहीं, राष्ट्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। चलते चलते अंत में देवू सिंह जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी के नेता जो लगातार बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो कहीं स्टैंड नहीं करती, कांग्रेस कुछ चुनौती है या नहीं है? देखिए राजनीति में हर दल चुनौती होता है, हम वास्तविकता से इनकार नहीं करते। और 2300 साल पहले एक समाजशास्त्री ने बोला था कि आप चुनाव तब हार जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम अति विश्वास से लड़ने वाले नहीं, हम हर चुनौती को समझते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि गुजरात की जनता की जो समझदारी है, जो परिपक्वता है, उन पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो लोग आते हैं वो चुनाव के कारण आते हैं, न गुजरात की जनता की सुख दुख में कभी उन्होंने हिस्सा मतलब भाग बटाया है कि ये उनके साथ खड़े हैं। केवल राजनीतिक मतलब से आने से गुजरात उनको सपोर्ट नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया देवू सिंह चौहान जी हमसे इस खास बातचीत के लिए, और जिस तरह से आपने ये बात कही कि चुनौती खास करके अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ लड़े, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंत्र के लिए।